11 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं और पंजाब तमाम बड़ी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का मरकज बना हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पंजाब में है, जलसों से खिताब कर रही है और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी मुतहर्रिक हैं और इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। इस सूरत हाल में आज सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि एक उम्मीदवार को इजाज़त नहीं मिली है। पीटीआई के जिन 5 रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है उनमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम और ताहिर सादिक शामिल हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी करने और बैलेट पेपर पर उनके नाम छापने की हिदायत कर दी है। आम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सनम जावेद N119 लाहौर में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज से मुकाबला करेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने इन रहनुमाओं के केसेस की समाअत की और समाअत के दौरान जजेस के सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों के लिए पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन एक ही उम्मीदवार के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक आया है, फिर कहते हैं कि इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त तो मिल गई है, मगर अब भी तहरीक इंसाफ को शिकायत है कि उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में मुहिम चला रही है। आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बुरेवाला में जलसे से खिताब किया और कहा कि तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, ना बिजली है ना गैस है, हर चीज़ महंगी है। हम पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल कर लाएंगे। इसके अलावा आज भी मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। जबकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में नवाज शरीफ को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रायविंड वाले समझते हैं कि वो खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी और शेर का शिकार करेंगे। जबकि एक दफ़ा फिर उन्होंने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज भी दिया है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप सब भी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम अज़ कम इस बात पर मजबूर कर दिया है कि मरियम नवाज साहिबा, आप जैसे रहनुमा सब उन्हें जवाब देने पर इस वक्त मजबूर हैं, यानी कि एक अग्रेसिव कैंपेन चलाने में वो पंजाब में और आपको चैलेंज करने में कामयाब हुए हैं। शाहज़ेब, मैं नहीं ख्याल कि हम कोई उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो हम पे हमले करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, तो आपका सवाल ये होगा कि आप लोग बिलावल भुट्टो साहब के इन सख्त इल्ज़ामात के जवाब में खामोश क्यों हैं। मैंने तो बिलावल भुट्टो साहब को कहा है कि वो बड़ा शौक से पंजाब में आए, लेकिन पंजाब के लोगों को 2 सवालों का जवाब दें कि क्या उनका कराची जो उन्होंने 15 साल हुकूमत की है वो लाहौर के जैसा है। क्या कराची के लोग ये कहते नहीं कि हम लाहौर जैसा बनना चाहते हैं, और लाहौर में कौन है कि जो ये चाहेगा कि लाहौर कराची जैसा बन जाए। उन्होंने कराची की रोशनियां छीन ली, उसे खंडर बना दिया। और फिर मैंने तो उन्हें इस हद तक कहा है कि अपने लाड़काना जो उनका सियासी हेडक्वार्टर है उसका मुकाबला मेरे नारोवाल से कर लें। अगर उनका लाड़काना मेरे नारोवाल से बेहतर होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरा नारोवाल उनके लाड़काने से बेहतर हो तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। उनकी जो तबाही उन्होंने सिंध के अंदर की है वहां पर वो सबको नजर आती है, और पंजाब में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो उस हुक्मरानी का खरीदार है जिसका मुजाहरा इन्होंने सिंध के अंदर किया है। लिहाजा उनके जवाबात देना एक इंतखाबी अमल का हिस्सा है, लेकिन हम उन्हें इसलिए संजीदा नहीं लेते कि उनकी अपनी चीखें ही बता रही हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को देख रहे हैं और अपनी शिकस्त के पेश नज़र वो अपनी खिफगी बचाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर उन्होंने ना सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को अपील कर रहे हैं वो, बल्कि पीटीआई के वोटर सपोर्टर को भी कह रहे हैं कि अगर आपने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिया तो ज़ाया हो जाएगा, मगर साथ में इंदिया भी दे रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को हम साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो आपको हर तरफ से ये चैलेंज नहीं फील हो रहा है कि तहरीक इंसाफ कि अगर आज़ाद जीत गए तब भी वो इस पोजीशन में होंगे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिले बामुकाबला आपके, और अदरवाइज भी वो पीटीआई के वोटर सपोर्टर को कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, आज़ाद को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नून लीग को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर हैं और वो ये समझ रखते हैं कि इस वक्त किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब ये है कि वो उनके वोटों का आगे जाके सौदा कर ले और वो कहीं बिक जाएगा। तो इसलिए मुझे जो हमने इंतखाबी फील्ड के अंदर फीडबैक लिया है
लोग बहुत यकसू हैं और वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून वही पार्टी है कि जिसने 2013 से 18 में उन्हें लोड शेडिंग से निजात दिलाई, दहशतगर्दी का मुकाबला किया, मुल्क में सी पैक जैसा मंसूबा लेकर आए, महंगाई को खत्म किया। और हमारी जो डिलीवरेंस है पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के 10 सालों के अंदर, वो तो एक ज़रबुल मिसल थी कि किस तरीके की गुड गवर्नेंस थी, किस तरह की तरक्की हुई। तो इस वक्त लोग उसी तरक्की के मॉडल को वापस लेकर आना चाहते हैं, डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं, मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून से बेहतर कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं है। ऐसे मतलब जो आप कहते हैं आज़ाद को, लोगों को इतनी समझ है कि आज़ाद को वोट देंगे तो ज़ाया होगा, तो जो आज़ाद हैं वो तो तहरीक इंसाफ के हैं। ये तो नहीं होगा ना कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर था वो अगर आज़ाद को वोट नहीं देगा कि मेरा वोट ज़ाया होगा तो वो आपको वोट दे देगा। इसका मतलब है दो ही सूरतें हैं, या तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सुनेगा, अगर नहीं सुनेगा तो वोट देने नहीं आएगा, लो टर्न आउट होगा, तो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर तो सवाल पैदा हो जाएगा। देखिए शाहजेब, मैं अपने हल्के की आपको बात बता रहा हूं कि आज भी हमारे पास बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की शामिल हुई है जिन्होंने पिछले इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया था। 9 मई का जो वाकया है वो एक वाटरशेड मोमेंट था। देखिए पाकिस्तान के लोगों की आंखें खुल गई हैं। एक सियासी जमात जिसने कायदे आजम के घर को जला के राख कर दिया, वो सियासी जमात जिसने हमारे शहीदों की यादगारों को मिसमार किया, उनको ठुड्डे मारे, एक सियासी जमात जिसने फौज की छावनियों पर और जीएचक्यू पे हमला किया और जिसके इस अमल से हमारे दुश्मनों ने मिठाइयां बांटी, लोगों की आंखों से पट्टियां उतर गई हैं। लोग समझते हैं कि इनका एजेंडा किसी और का एजेंडा है। और मैं ये देख रहा हूं कि पीटीआई में वो लोग के जो एक बड़ी नेक नीयत के साथ शामिल हुए थे कि शायद ये कोई नया रास्ता होगा, शायद इनके पास कोई बेहतर प्रोग्राम होगा, वो उनके इन तमाम एक नेगेटिव पॉलिटिक्स से, एक हर वक्त साजिश, डरना, फसाद, गाली गलोच और बिलखसूस 9 मई का जो अमल है उससे मायूस होकर अब वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रहे हैं और वो समझते हैं कि नौजवानों के लिए अगर माजी में भी किसी जमात ने किया, देखिए हमने नौजवानों को लैपटॉप दिए, इमरान खान का विजन ये था कि लैपटॉप बंद कर दिए, मैं आपको मुर्गी अंडे दूंगा। तो नौजवान मुर्गी अंडे नहीं चाहते, वो लैपटॉप चाहते हैं, वो 21वीं सदी में दाखिल होना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हर तरफ से वोट अट्रैक्ट कर रही है। उसमें पीटीआई के जो संजीदा लोग हैं वो भी आ रहे हैं, मां सवाए वो लोग के जिन पे कोई काला जादू है, ना वो सुन सकते हैं ना वो सोच सकते हैं, वो उनके कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो तो इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन हर किसी को पता है कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, अगर ये इतने ही सच्चे होते तो ये अपनी पार्टी ना छोड़ते। फिर ये क्यों अपनी पार्टी इन्होंने छोड़ी? इनमें से तो सब ने अपनी पार्टी से बरात का ऐलान किया, टीवी पे उनके बयानात चले। तो वो लोग तो आईपीपी में हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। आजाद तो वो हैं जो अपनी पार्टी के साथ खड़े थे मगर उनसे बल्ले का निशान छिन गया, ये उनकी बात हो रही। इनमें भी एक कसीर तादाद उन लोगों की है कि जिन लोगों के खिलाफ अगर ये अफवाह ही आई कि जी शायद 9 मई के अंदर आपका भी नाम होगा, ये सीन से गायब हो गए थे, ये भाग गए थे सारे। और सर और मुझे ये भी बताइएगा कि सब में आपकी पार्टी में जब नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं अपने बाद वो जगह देते हैं मरियम नवाज साहिबा को तकरीर करने की। अब जाहिर है जब आपका मुश्किल वक्त था मरियम नवाज साहिबा ने स्टैंड लिया, पार्टी को मोबिलाइज किया, क्राउड पुलर के तौर पर सामने आई। मगर जब नवाज शरीफ साहब जिस तरह उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने जानशीन के तौर पर पेश कर रहे हैं। मगर जब हम शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब अपनी मुख्तलिफ कैंपेन में हमें नजर आ रहा है, कभी वो अगर स्टूडेंट से भी खिताब कर रहे हैं कि जैसे वो अभी भी अपने आप को एक वजीर आजम के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। तो कौन है आपका वजीर आजम का उम्मीदवार? नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, सियासी जानशीन कौन है? ये किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ रही है? जी देखिए, इस बारे में तो खुद शहबाज शरीफ साहब एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि अगली हमारी कामयाबी की सूरत में नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे और खुद मरियम नवाज साहिबा भी इस बारे में कई दफा बयान दे चुकी हैं, लिहाजा इसमें कोई शुबा नहीं। और देखिए पाकिस्तान को एक सीनियर स्टेट्समैन की जरूरत है जिसके पास तजुर्बा है, जिनकी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग है। पाकिस्तान को जो मुआशी मसाइल इस वक्त दरपेश है, हमें ऐसी क़यादत चाहिए जिसकी दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो, वहाँ पर उसका एहतराम हो। हम पाकिस्तान को इन मुआशी मसाइल से निकालने के लिए दाखिली और खारजी दोनों महाजों के ऊपर काम कर सकें। अच्छा, मगर सिंध में ज़ाहिर अब आपकी प्रेजेंस नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से आप कितनी सीटें निकाल लेंगे? क्योंकि अगर एक चैलेंज है, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जिनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, मरियम नवाज साहिबा के लिए भी चैलेंज मौजूद है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी चैलेंज मौजूद है। अगर आप 100 से ऊपर सीटें पंजाब में ना निकाल पाए, यहाँ से कम हुई, तो आप कैसे साथ अक्सरियत वाली हुकूमत बना लेंगे?
जी देखिए, बात तो अल्लाह ताला बहुत उम्मीद है 121 से जो पंजाब सीटें हैं हम 100 का जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ काफी एडजस्टमेंट की है। सिंध के अंदर GDA है, वहां पे MQM है, JUIF है, और इसी तरह हम खुद भी कुछ नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी अपने इत्तेहादियों के साथ एडजस्टमेंट किया है। बलूचिस्तान में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे इत्तेहादी भी हैं। तो हमारी जो कॉम्बिनेशन है जिसके साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस कदर मजबूत है कि हमें बाकी सूबों से भी काफी तादाद में नशिस्त इंशाल्लाह हासिल होंगी और मुस्लिम लीग नून एक कंफर्टेबल तरीके से अपनी मेजॉरिटी गवर्नमेंट कायम कर सकेगी। और यही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल है। अगर हमने एक फ्रेगमेंटेड, एक तकसीम शुदा पार्लियामेंट चुनी तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जहर होगा, बहरान होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए मुस्लिम लीग नून को अपना वोट देंगे, ताकि हमने जैसे 2013 के बाद पाकिस्तान को उन मसाइल से निकाला, हम दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। बहुत शुक्रिया असनिवाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब से और कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त एक फोकस जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नजर आ रहा है वो जाहिर है PTI के वोटर सपोर्टर को अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें वरना आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। मुकाबला तो तीर और शेर के दरमियान है। मगर जो नून लीग जवाबी तनकीद करती है वो तो नाम लेके भी तनकीद नहीं कर रही है। क्या नून लीग आपको खतरा नहीं महसूस कर रही है? और PTI खुद कह रही है कि जी आप और नून लीग बराबर है, PDM में आपने मिलकर जुल्म किया है हमारे ऊपर, आपको नहीं जाएगा हमारा वोट। देखिए शाहजेब खानजादा साहब, एक बुनियादी बात को समझें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये मसला तो हमारा एहसन इकबाल साहब ने हल कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। तो जब उन्होंने कहा वो जो जनरल सेक्रेटरी है, तो हम क्यों सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ उठाएं? हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे से वजारत खारजा का या क्लाइमेट चेंज का या बाकी चीजें, हम बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन असल खतरा अब शुरू हो गए। उन्होंने कोशिश की है छुपाने की, लेकिन अब नाम लिए बगैर मरियम बीबी भी, मियां शहबाज शरीफ भी अब वो शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है कि असल मुकाबला किसका है। हम तो चाहते थे कि बिल्कुल उनको बैट का निशान मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, आपके इल्म में है। हमने तो बिल्कुल मुखालफत की जब ये 9 मई भी हुआ। उससे पहले भी हमने इमरान खान साहब को कहा कि आप इस्तीफे ना दें, असम्बलियों से हुकूमतें ना तोड़ें, उनकी बात समझ में ना आई। उसके बाद भी जब इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाते हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं लगाने देंगे। जब इन्होंने कहा PTI पे पाबंदी लगाते हैं, हमने कहा नहीं लगाने देंगे। तो हमने तो हमेशा ऐसी बात की है। अब सूरत हाल ये है कि हर जगह की एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। मतलब मेरा हल्का है, मैं समझता हूं कि PTI का जो कैंडिडेट शहर से आया है वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। उसके वालिद साहब 5 बार MPA रहे शहर से, तो उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। तो ये हर जगह की एक अलग सूरत हाल है। मगर इस सब में जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों बातें कर रहे हैं ना, एक तो PTI के वोटर से कह रहे हैं आप हमें वोट दें वरना वोट ज़ाया हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो वो ये डाउट भी डाल रहे हैं, जो कि PTI खुद भी इल्ज़ाम लगा रही है, वो डाउट भी डाल रहे हैं कि हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पार्टी के साथ वफादार नहीं रहेंगे, इसलिए जो उन्हें वोट ना दिया जाए, पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। मगर ये तासुर भी दे रहे हैं कि बाद में भी ये नहीं रहेंगे, इसलिए इनके साथ ही मिलकर हुकूमत बनाएंगे अगर ये जीत भी गए। शाहजेब खानजादा साहब, हम 2 बातें कहना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त, आपको याद है कि जब हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, काफली के लोग थे, हमने काफली के लोग नहीं तोड़े थे। मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में उनके अंदर वो काफली के लोगों को तोड़कर ग्रुप बनाया था, आपको याद होगा, था मानेका साहब की क़यादत में। हमने पार्टी से बात की थी। अगर वो सारे किसी पार्टी में शामिल होते हैं, अपनी पार्टी में, जैसे ये शेर में इनका नून लीग का भी हुआ था सेनेट के अंदर, तो हमें कोई एतराज नहीं, फिर पार्टी टू पार्टी बात होगी। और अगर वो आजाद रहते हैं तो फिर उन आजाद लोगों से बात करने में जब बाकी पार्टियां करेंगी तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कर सकती? और मगर चौधरी मंजूर साहब, इस वक्त जो आपको हवा लग रही है उसमें नजर आ रहा है कि आजाद होने के बावजूद, बल्ले का निशान लिए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है पंजाब में।
देखिए बिल्कुल कई जगहों पे तो ऐसा नजर आ रहा है, कई जगहों पे, और कई जगहों पे नहीं आ रहा। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी और नून का मुकाबला है, कई जगह पे तहरीक इंसाफ और नून का मुकाबला है, कई जगह पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। ये वेरी करता है। अब आजाद की बात है, कई लोग तो आजाद होंगे और कई फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन क्या करता है इलेक्शन के बाद। अच्छा, ये भी फिर इस पे तो अगर फिर इसके बाद तो फिर दो ही साहब दो ही ऑप्शन नजर आते हैं ना। एक तो ये कि नून लीग का दावा दुरुस्त साबित हो जाए कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी, दूसरा ये कि आपका दावा दुरुस्त साबित हो जाए कि नून लीग सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेगी। मगर अगर आपका दावा दुरुस्त साबित हो गया तो असल में तो एक दफा फिर पीडीएम 2 बन रही होगी ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वफाक में हुकूमत बना रहे होंगे। देखिए मेरी गुजारिश कीजिए, सुनिए, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम 100 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं सिंध में कहां पे है नून लीग, बलूचिस्तान में कहां पे है नून लीग, केपी में अल्टीमेटली मानसहरा के अलावा कहां पे मुकाबला कर रही है। ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था हजारा का, वो दोनों अब्बासीज जो मेन अब्बासीज है जिनकी वजह से जीते थे वो दोनों चले गए। मैं तो सरदार मताब अब्बासी, वो तो पंजाब में 100 से ज्यादा सीटें लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सिर्फ पंजाब में 100 से ज्यादा ले लेंगे, ये दावा। पंजाब पे आ रहा हूँ जी। क्या पंजाब में वो 141 से 100, वो 100 तो खुद कह रहे हैं, और उसमें से अगर 60-70 लेते हैं तो कहां गवर्नमेंट बनाते हैं। पीपल्स पार्टी 50 सीटें तो सिंध से लेकर आ रही। फिर हमारा आपको पता है स्ट्रॉन्ग होल्ड है साउथ के अंदर। अगर साउथ में हम आधी भी सीटें ले लें, बाकी हमने टारगेट किया है और 48 है वहां की, 48 में से आधी हम ले ले, आधी बाकी पार्टियां ले ले, तो यहाँ पे अगर हम सीटें लेते हैं, हमने 50 टारगेट की हैं, हम अगर उसमें से जितना भी हासिल कर लें टारगेट इधर में से 25 में से, तो हम तो जो ही 80 से ऊपर जाते हैं तो फिर नून लीग से तो हम आगे चले जाते हैं। फिर केपी से सीटें ले रहे हैं, हम बलूचिस्तान से सीटें ले रहे हैं, आपको पता है ले रहे हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत है। आप ये कह रहे हैं कि हम नून से ज्यादा सीटें लेने जा रहे हैं। अगर हमने एक ऐसी हुकूमत बनाई भी जिसमें नून लीग के साथ कोलिशन होगी, मगर वजीर आजम फिर नून लीग का नहीं होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। लीड पार्ट में अगर नून लीग के साथ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नून लीग और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना रहे, पॉसिबिलिटीज है ना जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी, हो सकता है हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, और वरना अदरवाइज हमारे पास भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन खुले होंगे। शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर साबित ज़कर मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, क्या कहा जा सकता है कि वाकई पंजाब में मुकाबला पीपल्स पार्टी बा मुकाबला नून लीग, तीर बा मुकाबला शेर हो गया है, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब दावा कर रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब कैंपेन उठाने में किसी न किसी हद तक कामयाब हुए हैं और दावा नून लीग का दुरुस्त है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दावा है या ख्वाहिश है या कोशिश है, काश ऐसा हो जाता, और हो सकता है आइंदा आने वाले सालों में ऐसा हो जाए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फिर एक दूसरे के मुकाबिल हों और बड़े हरीफ हों। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान है। पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, उनकी ताकत का एहसास हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में वही मैदान में है और उन्हीं को हरीफ समझा जा रहा है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पहले के मुकाबले में उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए हैं, लेकिन वो अपनी हमायत इस हद तक हो चुकी थी कि अब उसको 100 गुना बढ़ने के बावजूद वो उस यानी दौड़ में शरीक नहीं नजर आती उस तरह से जिस तरह के बिलावल साहब की ख्वाहिश है या दावा है। अच्छा, और ये जो दावा एक तरफ से ज़ाहिर पीटीआई की तरफ से किया जाता था कि ये अवाम में नहीं निकल पाएंगे, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कैंपेन कर रहे हैं, क्राउड पुल कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो क्राउड पुल कर रहे हैं। असल में ये दावा भी बिल्कुल ही गलत था कि ये निकल ही नहीं सकते सड़कों पर, लोग ही नहीं निकलेंगे, जूते पड़ रहे होंगे। देखिए, अब ये तो सियासतदान जो है वो एक दूसरे के बारे में इस तरह के दावे करते रहते हैं। मेरा ख्याल ऐसी तो कोई सूरत हाल है नहीं। मुस्लिम लीग नून भी अपने जलसे कर रही है, उसको पजीराई भी मिल रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी बड़ा मजमा जो है उनके गिर्द होता है, अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। तो एक अच्छी बात भी है, हर जमात को और हर लीडर को अपनी बात कहनी चाहिए,
और दूसरों को उसे सुनना चाहिए। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो कोई बड़े जलसे नहीं कर पा रही। उसकी कैंपेन ज़्यादातर डोर टू डोर है या सोशल मीडिया के जरिए है, तो पीटीआई के लिए तो मुश्किलात हैं। अभी आपने कल देखा कि जावेद हाशमी के भतीजे ने जो कन्वेंशन करने की कोशिश की तो क्या हुआ। तो इस तरह की रुकावटें और होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि डोर टू डोर कैंपेन में तो उनको भी कोई रोक नहीं सकता, और वो भी अपने तौर पर अपने अपने हामियों को मुतहर्रक करने में लगे हुए हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि उनके हामी बड़ी हद तक मुतहर्रक हो चुके हैं। मतलब और जो ये ज़ाहिर पीटीआई का यही कॉन्फिडेंस है, पीपल्स पार्टी नून लीग का एक और कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट नहीं पड़ेगा। मगर आपको लगता है कि क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, ट्वीट्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये पैगाम रसानी तेज़ी से हो गई है कि सिंबल जो भी है पीटीआई मोबिलाइज करने में कामयाब हुई है अपने लोगों को? देखिए, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अपना हलफ उठा रहे हैं और हलफनामों पे दस्तखत कर रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहेंगे। और वैसे भी आप देखें, अगर माजी में तो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे वो उनके साथ जुड़े रहे थे और उन्हें बगावत नहीं की थी, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अगर आपके वोटर्स जो हैं वो आपकी पुष्ट पर हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं होता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स के लिए कि वो उनको बिल्कुल छोड़ दे या बगावत कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जो भी मुश्किलात हों और जो भी सूरत हाल ख़राब हो, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो पीटीआई के हैं, वो पीटीआई के साथ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है उनको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको दबाव में लाया जाएगा या उनसे कोई ऐसे फैसले कराए जाएंगे या उनके लिए कोई ज़मीन तंग की जाएगी, तो फिर तो एक बहुत नामुनासिब बात होगी और हमारी सियासत जो है उसके लिए कोई ये एक सदमे से बड़ा सदमा होगा। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी तरफ साइफर केस में अहम गवाहों की जिरा नहीं कर रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील। क्या अदालत में हुआ है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ दीगर केसेस के साथ साथ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और साइफर केसेस की समाअत मुसलसल जारी है। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर 8 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में इमरान खान पर प्रोसिक्यूशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मुख्तलिफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फर्द जुर्म आयद होने से बचना चाह रहे हैं। और आज साइफर केस में भी प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत में पेश ना होकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के मुसलसल पेश ना होने पर बरहमी का इज़हार किया, जबकि प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की है कि वकलाए सफाई का मुल्जिमान से जिरा का हक ख़त्म कर दिया जाए। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने की। समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकला अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जगह वकला के मुआवनीन अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि वकलाए सफाई नहीं आए, ये लोग रोज़ इल्तवा ले लें तो हमें किस बात की सज़ा है कि हम रोज़ सुबह आ जाएं। बाज़ गवाहान जिरा के लिए दुबई से आए हुए हैं, हम रोज़ अदालत में पेश होते हैं। ये लोग आज भी इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, पता नहीं इनके सीनियर काउंसिल कब आएंगे। वकलाए सफाई जिरा करने से कतराते हैं और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। मामून वकील सफाई ने कहा कि सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं है कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। जिस पर जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरा के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूँ, अब बहुत हो गया। मुल्जिमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। मुल्जिमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, जो अदालत ने दे दिया। वकलाए सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा तो अदालत ने वो भी दे दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं तो हम किस बुनियाद पर दें? मीडिया, पब्लिक और प्रोसिक्यूशन सुबह से आ जाते हैं, आप देर से आते हैं, सब इंतजार करते रहते हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि अदालत अपने ऑर्डर में पहले भी तहरीर करा चुकी है कि वकलाए सफाई जिरा से गुरेज कर रहे हैं। मुल्जिमान के बयान पर 16 जनवरी से जिरा शुरू होनी थी। यूएई से सफीर जिरा के लिए आए बैठे हैं। वकलाए सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। वकलाए सफाई का मुल्जिमान से जिरा का हक खत्म किया जाए। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने मुआविन वकलाए सफाई को अदालत का आखिरी फैसला पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि आप वकला को बुलाएं वरना हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।
प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि गवाह रोजाना यहाँ मौजूद होते हैं, वकला सफाई जानबूझकर मामला लटका रहे हैं, आप कानून के मुताबिक फैसला करें। जिस पर माविन वकला सफाई ने कहा कि साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा का ट्रायल जारी है, लेकिन जिरा की कॉपियां फराहम नहीं की गई। इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साथी वकील जिस जोश से बात कर रहे हैं, इसी जोश के साथ गवाहान पर जिरा भी कर लें। खुसूसी अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए आज 2 बार समाअत मुलतवी करके मोहलत दी और फिर मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज करते हुए साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आज समाअत के बाद FIA के सीनियर प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वकला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग साइफर केस के ट्रायल में ताखीर करना चाहते हैं। कल भी पूरा दिन कोर्ट इंतजार करती रही, माजूर कौंसल साहिबान नहीं आए। आज भी उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई, उसकी अल्तवा की। ये जानबूझ के इनको अल्तवा करें ताकि इस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर सकें और इसका कौरसिब मैयज होना चाहिए। मुलजमान खुद जिरा कर लें। आज भी पूरे दिन जैसा आपने उनको 4-5 दफा जो है बुला के कहा कि अगर आपने जिरा करनी है तो आप जिरा कर लें। ट्रायल को डिले करना चाहते हैं, जबकि इनकी अपनी कमिटमेंट थी इस बात की कि जैसे ये इन चीफ रिकॉर्ड हो जाएंगे तो हम जो है वो जिरा कर देंगे। हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये है कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाए तो डे टू डे होना चाहिए। जबकि अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि इनको एक तारीख दी गई है कि उस दिन फैसला सुना देना है। सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हमारी अपील सुनी जाए। परेशान कुन ये सिचुएशन है कि जजेस को कोई परवाह नहीं है कि केस कैसे चल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे उनको एक तारीख दी गई है कि आपने इस दिन इनका फैसला सुना देना है। वो पिटिशन जो ये दोनों चीज़ों के खिलाफ है, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दफ्तर में, हम उन्हीं से अपील कर सकते हैं कि वो उनकी सुन लें। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से मुलाकात करने वाले अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर और बाद में सेक्रेटरी खारजा बनने वाले असद मजीद खान बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल तिरमिज़ी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान ने जलसे में कागज़ लहराया तो उस वक्त अमेरिका की नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर पूछा था कि उन्हें वो दस्तावेज़ चाहिए जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने लहरा कर दिखाया और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अपने मैसेज में मज़ीद कहा था कि इस सूरत हाल को अमेरिका में अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि इसके बाद मैंने अमरीकी सिफारतकार का पैगाम उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजा। इसके बाद फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़ोन कॉल करके कहा कि साइफर पैगाम को अमरीकी नाज़िमुल उमूर के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। ये सब 27 मार्च को उस दिन हुआ जिस दिन इमरान खान ने जलसे में साइफर लहरा कर दिखाया। इससे पहले इसी केस की समाअत के दौरान साबिक सफ़ीर असद मजीद खान ने अपने बयान में कहा था कि साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा था कि साइफर टेलीग्राम जब वजारत खारजा को मिला तो इसको डिकोड करके SP सेक्शन में रखा था, साइफर की कॉपी करके वज़ीर आज़म हाउस को भेजा था। मेरी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी। जबकि आज़म खान ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि साइफर देखकर इमरान खान पुरजोश हो गए थे और कहा था कि ये तहरीक अदम एतमाद की नाकामी या कामयाबी दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। इमरान खान ने इसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर की कॉपी अपने पास रखी और कहा कि गुम हो गई है और अब इन गवाहों पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने जिरा करनी है, मगर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अदालत में पेश ही नहीं हो रहे हैं ताकि मामले में ताख़ीर हो जाए। साइफर केस के अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है कि इमरान खान फर्द जुर्म से बचने के लिए मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने अदालत से इस्तदा की कि हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, इसलिए समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने फर्द जुर्म मौखर करते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन फिर 19 जनवरी को अदालत को बताया गया कि इमरान खान ने लतीफ़ खोसा को तब्दील करके अली जफर को वकील मुकर्रर कर दिया है जो अदालत में मौजूद नहीं है, इसलिए कार्रवाई को मौखर कर दिया जाए। इस पर अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जनवरी तक मौखर कर दी थी, लेकिन 24 जनवरी को जब वकला पेश हो गए तो बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्जिमान का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी होता है, इसलिए अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। आज साइफर केस की समाअत के दौरान अदालत में क्या सूरत हाल रही, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार जो वहाँ मौजूद थे उनसे बात करते। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है, क्या वाकई वकला इसलिए नहीं आ रहे हैं ताकि मामला आगे ना बढ़े? क्योंकि इमरान खान तो मुसलसल कहते आए हैं कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो दुरुस्त है और तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि जब जिरा करेंगे तो जिरा में पूरा का पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। अब गवाहों के बयान हो गए, जिरा का वक्त आ रहा है, तो क्या वकला नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है?
शाहजेब, साइफर में जो गवाहान के जो बयानात कलमबंद हुए हैं वो 22 तारीख को वो अमल मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद दोनों फ्रीकैन जो है वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन के माबैन ये बात तय पाई थी कि बुध से जो है गवाहान पे जरा शुरू होगी, लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता 3 दिन से जो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला है वो मुसलसल इल्तवा मांग रहे हैं अदालत से। और आज भी सुबह जब साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन जब कमरा अदालत में आए तो वहाँ पर कोई वकील जो है बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का मौजूद नहीं था। जेल इंतज़ामिया ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश तो कर दिया लेकिन वकील कोई नहीं था। जिसके बाद जो मावन वकील है खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने अदालत को बताया कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उसके बाद एक वक्फा किया गया आधे घंटे का और अदालत ने मावन वकील को बताया कि आप सीनियर वकला को बुलाएं ताकि केस की कार्रवाई शुरू की जाए। आधे घंटे वक्फे के बाद जब दोबारा जज अबुल हस्नाद जुल्करनैन समाअत के लिए बैठे तो जो मावन वकील हैं बानी PTI के खालिद यूसुफ चौधरी और कमर इनायत राजा, उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जो सीनियर वकला हैं सिकंदर जुल्करनैन, उनके दांतों में कोई मसला है, उनकी सर्जरी होनी है, लिहाजा हमें लंबी तारीख दी जाए। और जो बाकी वकला हैं सलमान सफदर और जो है दूसरे वकला वो भी इलेक्शन मुहिम में मसरूफ़ है। जिस पर जज अबुल हस्नाद जुल्करनैन ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9 बजे का यहाँ आया हूँ, मीडिया भी आया है, पब्लिक भी आई है, प्रोसिक्यूशन की टीम भी आई है, गवाहान भी आए हैं। एक आपके वकला है जो टाइम पर नहीं आते। आपने पहले मुझसे शिकायत की कि हमें वकला से जो है मुशावरत की इजाज़त नहीं दी जाती, उस पर हमने आपको इजाज़त दे दी। आपने कहा था कि फ़ैमिली से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, फ़ैमिली के साथ भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। आपकी सारी जो शिकायत थी वो तो दूर हो गई है, अब किस बात का आप इल्तवा मांग रहे हैं और किस बुनियाद पर हम आपको मज़ीद इल्तवा दे दें। जिस पर खालिद यूसुफ चौधरी और कमर इनायत राजा जो है उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे सीनियर वकला मसरूफ़ हैं लिहाजा हम बिला वजह जो है इल्तवा नहीं मांग रहे हैं। इस दौरान जो FIA के प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अब्बास नकवी, उन्होंने अदालत को बताया कि वकला सफाई जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जरा से कतरा रहे हैं। अब तक जो है सिर्फ 4 गवाहान पर जरा हुई है और उसमें भी जो वकील सफाई है वो ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों पर बहस करते रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ परसों जब जो जरा हुई थी 4 गवाहान पर, जिसमें साइफर असिस्टेंट जो है मोहम्मद नुमान पर सिकंदर जुल्करनैन ने जरा की, हम भी वहाँ मौजूद थे। तो सिकंदर जुल्करनैन ने जो नुक्ते उठाए वहाँ पर उसमें ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें थी कि साइफर जब आपने डाउनलोड किया वो किस ड्राइव पे किया और आपने अपने सीनियर अफसर को बताया, इसी तरह की चीज़ें। जिस पर जज अबुल हस्नाद जुल्करनैन ने रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि सिकंदर जुल्करनैन साहब, असल बात तो ये है कि साइफर PM हाउस में गया, वो वापस आया कि नहीं आया, इस पर बहस करें। तो ज़्यादातर जो वकला सफाई है, जो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला है, उनकी ज़्यादातर जरा जो है वो टेक्निकल चीज़ों पे रही है। अब हम भी देख रहे हैं गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल जो वकला सफाई हैं वो मुसलसल इल्तवा मांग रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी जब तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत हुई, उस दौरान भी जो अली ज़फ़र हैं जो 190 मिलियन में वकील मुकर्रर किए गए हैं सरदार लतीफ़ खोसा की जगह, उन्होंने भी अदालत को बताया कि हमारी इलेक्शन कैंपेन चल रही है, बुशरा बीबी अलील है, लिहाजा लंबी तारीख दी जाए। जिस पे अदालत ने कहा कि नहीं, लंबी तारीख नहीं दी जा सकती, 30 तारीख तक हम आपको दे देते हैं वक्त और बुशरा बीबी को 30 तारीख को हर सूरत अदालत में पेश करें। इसी तरह तोशा खाना में भी गुज़श्ता रोज़ जो वकला है वो तब्दील कर दिए गए और सिकंदर जुल्करनैन ने अदालत को बताया कि सरदार लतीफ़ खोसा और उनका बेटा जो है शहबाज खोसा वो इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है, लिहाजा जो है आज के बाद मैं इस केस को डील करूँगा। जिस पर जो जज मोहम्मद बशीर ने हैं, उन्होंने सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर को कहा कि आपके पास तो वकालतनामा ही नहीं है इस केस का, आप किस तरह बहस करेंगे। उस पर भी जो है सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि हमें हफ्ते तक का वक्त दिया जाए, हम हफ्ते को अपने वकालतनामे जमा करेंगे। शबीर डार हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं और बात करेंगे।
गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त के एक अहम हिस्से का आज फैसला सुना दिया है और इसराइल को गजा में हंगामी इकदाम उठाने का हुक्म देते हुए एक माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त को अपने दायरा इख्तियार में करार दे दिया है, जिसका मतलब है कि आलमी अदालत इंसाफ गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक इसराइल के खिलाफ केस सुनती रहेगी। आज सुनाए गए आलमी अदालत इंसाफ के 17 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले में हंगामी हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि इसराइल गजा में ऐसी कार्रवाइयाँ रोके जो नस्लकुशी के मुतरादिफ हो सकती हैं, साथ ही नस्लकुशी पर उकसाने वालों को सजा दी जाए। फैसले में मजीद कहा गया है कि इसराइल गजा में इंसानी इमदाद और बुनियादी सर्विसेज की फराहमी के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाए। अदालत ने इसराइल से अबूरी अहकाम से मुताल्लिक एक माह में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ताहम आज आलमी अदालत इंसाफ ने गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन बंद करने या जंगबंदी से मुताल्लिक कोई हुक्म जारी नहीं किया है, जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आलमी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आलमी अदालत इंसाफ के अबूरी फैसले पर अमल दरामद जंगबंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। इसराइल को 1 महीने के अंदर अदालत में रिपोर्ट जमा कराने की बात बहुत अहम है। आलमी अदालत ने इसराइल को वाज़ेह सिग्नल दे दिया है। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो ये दुनिया में एक बहुत ख़राब मिसाल होगी। मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा मंजूर करना एक ना मिटने वाला स्याह धब्बा है। इसराइल इस वक्त बड़ी जंग में मसरूफ़ है। आलमी क़वानीन के तहत इसराइल का दिफा जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि गजा में इसराइली जारियत से मुतालिक जनूबी अफ्रीका ने 29 दिसंबर 2023 को आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था और 84 सफ़हात पर मुश्तमिल एक कानूनी दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसराइल के इक़दाम नस्लकुशी के मुतरादिफ हैं, क्योंकि इसराइली कार्रवाइयों का मकसद गजा में फ़लस्तीनियों के एक अहम हिस्से को तबाह करना है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइली हुक्काम के अवामी बयानात हैं जिनमें तबाही का इरादा ज़ाहिर किया गया है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को गजा के अंदर और उसके खिलाफ तमाम अस्करी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे। पाकिस्तान ने भी जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त की हिमायत की थी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के सामने दरख्वास्त की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दरख्वास्त में बयान किए गए हैं। आलमी अदालत इंसाफ में इस महीने के आगाज़ में होने वाली 2 इब्तिदाई समातों के दौरान जनूबी अफ्रीका ने बेंच से दरख्वास्त की थी कि हंगामी इक़दाम के हवाले से अबूरी हुक्म जारी किया जाए, जिस पर फ़रीक़ैन को सुनने के बाद आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। मगर इस पर इसराइल अमल दरामद करता है या नहीं, ये अब भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी मुस्तरद करता आया है। इस हवाले से अल जज़ीरा में शाया होने वाले एक तज्ज़िये के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात कानूनी तौर पर बाइंडिंग होते हैं और उन पर अपील भी नहीं हो सकती है, लेकिन खुद अदालत के पास अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। लिहाजा ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइल अदालती अहकामात पर अमल करेगा या नहीं। बहरहाल गजा में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से मुसलसल इसराइली जारियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 183 हो गई है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक मजमूई तौर पर 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 64,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।